संदेश झिंगन टीम में नहीं है, इंजर्ड है। आशिक कुरियन के लिया नहीं है। ईशान पंडिता फॉर्म में नहीं है। चलो अनवर अली है, एक चीज़ बस बढ़िया हो गई। सुनील छेत्री भाई तो बाकी अपना संभाल ही लेंगे, लेकिन अगर छेत्री भाई को इंजरी नहीं, यार शिट क्या सोच रहा हूँ भाई मैं। 2026 फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 2 के लिए टीम इंडिया का अनाउंसमेंट हो गया है। 25 मेंबर्स का स्क्वाड सुनील छेत्री करेंगे लीड। कई सारे बड़े बड़े नामों को कर दिया गया है एक्सक्लूड, और कुछ इंजरी की वजह से एक्सक्लूजन का सामना करना पड़ा है किन्हीं प्लेयर्स को। 21 मिडनाइट इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग रात को 12:30 बजे मुकाबला होगा इंडिया का अफगानिस्तान के अगेंस्ट आभा स्टेडियम सऊदी अरेबिया में। भाई कुछ कुछ खिलाड़ी जो इंक्लूड किए गए हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, और कुछ कुछ खिलाड़ियों का जो एक्सक्लूजन हुआ है उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। हॉट टॉपिक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी है। तो भाई डिस्कशन शुरू करते हैं, माहौल बन गया है और हमारे साथ जुड़ गए हैं आर वेरी ओन आशीष सर। तो सबसे पहले आशीष सर, संदेश झिंगन नहीं है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सिंस संदेश हैज बीन वन ऑफ द कंसिस्टेंट प्लेयर डिफेंसिव लाइनअप में, तो कितना बड़ा सेटबैक है इंडिया के लिए? नहीं, जिन्होंने भी ईगोस टी मैच या इंडियन टीम से बात करी है, ईगोस टी मैच के लिए संदेश झिंगन शायद वो उनको फील है कि सुनील छेत्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनकी टीम के लिए। कि उनको लगता है क्योंकि वो डिफेंस ऑर्गेनाइज करके रखते हैं संदेश झिंगन, बहुत एक्सपीरियंस भी उनको हो गया है, तो उनकी कमी जरूर करेगी इंडिया को। और मैं जब कतार में था और मुझे याद है वो संदेश झिंगन की इंजरी और कैसे वो जब उनको सब्स्टिट्यूट किया जा रहा था पर फिर भी हाफ टाइम के बाद खेलने और दोबारा इंजर्ड हो गए, वहीं पे लग रहा था कि ये बड़ी इंजरी होगी। और उनकी नी की उनकी हिस्ट्री रही है, पहले भी उनके दोनों नी इंजर्ड एसीएल हो चुका है, एक और बार एसीएल उनको हुआ है। और आई थिंक इंडिया और इंडियन फैंस यही होप करेंगे कि जब भी वो इंजरी से वापस आए, मतलब अपने उनकी एबिलिटी, मतलब खेलने की जो एबिलिटी, उनको डिफिकल्टी ना हो कोई नी इंजरी की वजह से। और ये दो मैच में इतना आई थिंक अफगानिस्तान के संदेश झिंगन को मतलब मिस तो इंडिया हर मैच में करेगी, बट आई थिंक इस मैच इन दो मैचेस में मैनेज कर लेना चाहिए इंडिया को, बिकॉज क्वालिटी ऑफ डिफरेंस है वहाँ पे। ऑफकोर्स अफगानिस्तान के जो टीम है उनके वहाँ पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, वहाँ कुछ प्लेयर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एशले वेस्टवुड उनके कोच है जो पहले इंडिया में कोचिंग कर चुके हैं, बेंगलुरु एफसी के फॉर्मर कोच हैं। तो मेरे हिसाब से अगर कहीं भी इन दो मैचेस में इंडिया को बिना संदेश झिंगन के मैनेज कर लेना चाहिए, इतना बड़ा कोई इशू नहीं होना चाहिए संदेश झिंगन के एब्सेंस से इंडिया को। तो आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी टीम डिस्प्लेड है, आप देख लीजिए कौन कौन से प्लेयर्स इंक्लूडेड हैं टीम में। लेकिन हम उनके बारे में बात करेंगे जिनके बारे में भाई चर्चा करनी चाहिए, जो जो नाम नहीं है टीम में। एंड एक और नाम ऐसा है जो आप लोग के भी सवाल थे, लाल दिल पुया जमशेदपुर एफसी के। उनका आईएसएल सीजन अच्छा जा रहा है एंड ही हैज बीन वन ऑफ द कंसिस्टेंट प्लेयर आईएसएल में डिफेंसिव लाइनअप में। तो उनके इंक्लूजन ना होने पर क्या कहना चाहेंगे, सिंस संदेश झिंगन इज ऑल्सो नॉट देयर? लालदन पुनिया का जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ इस सीजन नहीं, पिछले 2 सीजन से ही बहुत रेगुलरली अच्छे खेलते आ रहे हैं वो। तो थोड़ा सा वहाँ पे देखो शौक नहीं है, बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि टीम का बैलेंस भी कई बार कोच को रखना पड़ता है। कंसीडरिंग आपका मैच अफगानिस्तान से है, कंसीडरिंग वो गोल स्कोर करने, अगर गोल डिफरेंस आपको कैचअप करना है, कि गोल डिफरेंस पे भी बात आ सकती है। पहली बार ऐसा हुआ है रिसेंट टाइम में जब ईगोस टीममेट्स की टीम में डिफेंडर्स मुझे कम दिख रहे हैं और मिडफील्डर और फॉरवर्ड ज़्यादा दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा मिडफील्डर जो डाला गया है, आप दीपक टंगनी है जो सेंटर बैक खेल सकते हैं, वो मिडफील्ड में है, शायद उन्होंने प्रेफरेंस दी है मोर अटैकिंग प्लेयर्स को। उसके अलावा डिफेंस में भी जो 2 नए नाम आए हैं, जय गुप्ता की फॉर्म अभी डिप हुई है, बट फैंस पिछली टीम जब अनाउंस हुई थी उनका सबसे ज़्यादा क्रेज फैंस के बीच में जय गुप्ता के बारे में था, तो वो टीम में आए हैं। तो वो आपको एक सेंटर बैक पोजीशन कवर करके देंगे, लेफ्ट बैक कवर करके देंगे। उसके अलावा आप देखोगे तो अमेय भी टीम में आए हैं, तो अमेय रानावाडे जो हैं वो राइट बैक लेफ्ट बैक दोनों खेल लेते हैं, तो वो टीम में आए हैं। तो मुझे लगता है कि लालदीन भुइयां को टीम में होना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं कोच को कॉल लेनी पड़ती है कि ये प्लेयर है, ये प्लेयर है, या ये बैलेंस या ये बैलेंस, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ स्क्वाड। इवन 25 मेंस की स्क्वाड है, आप देखोगे इस टीम के अंदर डिफेंस में मेहताब सिंह, राहुल बेके, शुभाशीष बोस एंड अनवर अली, और चौथे हो गए जय गुप्ता। तो ये 5 सेंटर बैक खेल सकते हैं। उसमें आपको पता है राहुल बेके और शुभाशीष बोस फुल बैक भी खेल सकते हैं। तो उन्होंने मैं हमेशा से इस तरह की टीम चाहता था ईगोस टी मैच से, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि इंडियन टीम में डिफेंडर्स ज़्यादा रहते थे, आप 6-6 सेंटर बैक लेके जाते थे और उतनी की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके 2 सेंटर बैक खेलते हैं, 2 बहुत है बेंच में एज अ सब्स्टिट्यूट। तो मुझे पहली बार लगता है कि एक अटैकिंग टीम, एक अटैकिंग स्क्वाड हमने टीम सेलेक्ट करी है,
तो लालदीन भुइया को टीम में होना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोच ने पर्सनल बेसिस पे, क्योंकि जय गुप्ता टीम में आए, अमेर रानावाडी टीम में आए हैं, तो उनको प्रेफरेंस दिए लालदीन भुइया के ऊपर। मे भी आने वाली टीम में जब जून में टीम चुनी जाएगी, शायद आपको कैंप में लालदीन भुइया देखे जाएंगे उस टाइम पे, मुझे लगता है। बिल्कुल, जैसे आपने जय की बात करी, जय बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहे हैं पिछले कुछ सीजन से। अफगानिस्तान की टीम में कई सारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उन्होंने बॉयकॉट कर दिया अपनी नेशनल टीम को, तो वीक नजर आ रही है ऑन पेपर भी एंड वैसे भी। तो जय गुप्ता क्या डेब्यू करते दिख सकते हैं इस मैच में? मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद जय गुप्ता स्टार्ट करते हुए ना दिखे। हम अपनी लाइनअप के ऊपर, प्रेडिक्टेड लाइनअप के ऊपर भी मैं आऊँगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सुभाषिष बोस जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने एशिया कप में इंडिया के लिए रखी थी, दिखाई थी, मुझे लगता है इंडिया बैक की सेंटर बैक पेयरिंग राहुल बेके सुभाषिष बोस होने चाहिए। आकाश मिश्रा लेफ्ट बैक इंडिया के लिए खेलते आ रहे हैं, अच्छे खेलते आ रहे हैं, तो उनको लेफ्ट बैक होना चाहिए। राइट बैक निखिल पुजारी टीम में तो होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेट अवे डेब्यू उनको मिलेगा। उनको बेंच से मौका जरूर मिल सकता है कि जब इंडिया या तो अटैक ज़्यादा गोल चेस कर रही है, या गोल मारने हैं, क्योंकि अटैकिंग डिफेंडर की तरह जय गुप्ता को यूज किया जा सकता है, या विंग एज अ विंगर भी यूज किया जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता स्ट्रेट अवे डेब्यू उनको मिलेगा पहले गेम में, बट हो सकता है कि बेंच से उनको मौका मिले और अपना इंडिया कैप हो बेंच से उसको रिसीव कर सके। चलिए, डिफेंडर्स पे तो हमने अच्छी खासी चर्चा कर ली है, लेकिन अब आते हैं हमारे फॉरवर्ड लाइनअप पे, मिडफील्डर्स एंड फॉरवर्ड लाइनअप। कितना आपको स्टेबिलिटी दिख रही है मिडफील्डर्स में, क्योंकि बंच ऑफ पीपल हैं एंड सबसे ज्यादा मिडफील्डर्स को टीम ने चूज किया है। मिडफील्डर में स्टेबिलिटी आपको इससे भी दिखती है कि सारे मिडफील्डर्स टीम के ऑलरेडी पार्ट रह चुके हैं। तो जिक्सन की वापसी हुई है टीम में, अगर मैं जिक्सन की वापसी हुई है टीम में, जो एशिया कप जिन्होंने मिस कर दिया था इंजरी की वजह से, उनको टीम में वो वापस आए हैं। तो एक ये दिखाता है कि इगोर स्टीमैच है, जो उनके खुद के वॉरियर्स प्लेयर हैं, उनको ट्रैक भी कर रहे हैं, प्लस उनको रिवॉर्ड भी करते हैं। अगर इंजरी से कमबैक हुआ तो वो स्ट्रेट अवे टीम में वापस आ गए हैं। दीपक टंगरी ने जो एशिया कप में स्पेशली अंदर आए टीम के अंदर, एज अ रिप्लेसमेंट, इंजरी रिप्लेसमेंट फॉर बिकॉज आशिक इंजर्ड हो गए थे, जिक्सन इंजर्ड हो गए थे, तो उनको मौका दिया गया। उन्होंने अपनी जगह बनाई हुई है टीम में। वो एक पोजीशन है कि आपके पास सुरेश सिंह भी टीम में है, अपुया भी टीम में है, दीपक भी टीम में है, तो 3 नंबर 6 आपके पास आ जाते हैं। और जिक्सन भी टीम में है, थापा को भी इवन आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, उनको भी उन्होंने कंटिन्यूस मौका दिया है। ब्रेंडन भी इन एंड आउट चल रहे हैं, उनको भी कंटिन्यूस मौका दिया है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो सहल ने अपनी जगह बनाई रखी है। तो एक मिडफील्ड एक डिपार्टमेंट है जो कंटिन्यूस, कोई इंजरी नहीं है उनको इस डिपार्टमेंट में इस टाइम में। और कुछ प्लेयर्स थे जो दरवाजे पे खड़े थे, केरला ब्लास्टर के विपिन मोहन राज हैं जो खड़े थे दरवाजे पे, कुछ और मिडफील्डर्स हैं, पर उनको फिर अंडर 23 टीम में मौका दिया गया। सेम टाइम पे आपके अंडर 23 टीम खेल रही है। तो आई एम श्योर वो जो उन प्लेयर्स के लिए, विपिन के लिए फॉर एग्जांपल फ्रॉम केरला ब्लास्टर, इज लाइक गुड न्यूज दैट कोच इज ट्रैकिंग हिम, नाउ ही इज पुट हिम इन द अंडर 23 टीम। सो स्ट्रेट अवे सीनियर टीम में आपको मौका नहीं मिल रहा है, आपको अपनी अपॉर्चुनिटी है अंडर 23 टीम में कुछ अच्छा करने की मलेशिया के खिलाफ। और मे भी फिर जून वाला जो कैंप होगा, जो बड़ा कैंप है, क्योंकि वहाँ कुवैत और कतार के अगेंस्ट मैच होने हैं, तो क्या पता वहाँ पे उनको मौका, स्क्वाड में मौका मिल जाए। 1-2 इंजरी दाएं बाएं, कुछ नहीं पता आपको कब मौका मिल जाए। तो आई थिंक तो इसीलिए मिडफील्ड काफ़ी स्टेबल है, बिकॉज जिन प्लेयर को शायद जो थोड़ा कॉम्पिटिशन क्रिएट कर सकते थे, उनको अंडर 23 टीम में डाला गया है। तो सारे पुराने प्लेयर्स को उन्होंने एज इट इज रखा है। उसमें थापा के सिलेक्शन के ऊपर सवाल उठ सकता है, क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। दीपक टंगरी अच्छा परफॉर्मेंस था कुछ मैचेस में एशिया कप में, बट ओवरऑल आपके पास क्योंकि जिक्सन वापस आ जाते हैं, तो आपके प्रेफरेबल नंबर 6 आपके 2 हो जाते हैं, अपुया और जिक्सन। उस बीच टंगरी का सिलेक्शन उस बेसिस में, क्योंकि आप ऑलरेडी 2 नंबर 6 हैं, सुरेश आपके नंबर 6 खेल सकते हैं, थापा खेल सकते हैं, तो उस बेसिस पे कह सकते हैं एक्स्ट्रा प्लेयर है दीपक टंगरी। बट ये भी हो सकता है कि दीपक टंगरी सेंटर बैक भी खेल सकते हैं, तो एक यूटिलिटी प्लेयर की तरह उनको टीम में शामिल किया गया है। चलिए, शामिल किया गया है। एक ऐसे खिलाड़ी हैं सोशल मीडिया पे आजकल काफी ज्यादा छाए हुए हैं, नंदा कुमार, चर्चा है उन पे, टॉपिक सिलेक्शन के बाद सबसे बड़ा उनका ही नाम था कि वो टीम में क्यों नहीं है। बिल्कुल। तो आई थिंक एक तो बहुत लाजिब सवाल है, इसको बोलूंगा, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम क्या है कि नंदा कुमार सेकर वन ऑफ द इनफॉर्म इंडियन प्लेयर्स है। उनके लास्ट 2 साल में आई थिंक 20 गोल्स उन्होंने मारे हैं, लास्ट 2 या 3 सीजन में उन्होंने 23 गोल मारे हैं। और रेगुलर इनफॉर्म है, ईस्ट बंगाल के लिए खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। इंडिया के लिए जब भी उनको मौका मिला है, डिसेंट परफॉर्मेंस उन्होंने दी है इंडिया के लिए। ऑफ कोर्स सिमिलर फॉर्म तो रेप्लिकेट नहीं कर पाई ईस्ट बंगाल वाली, पर अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। पहले भी उड़ीसा एफसी के लिए वो अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। आई थिंक नंदा कुमार के केस में आप यही कह सकते हो कि इगोर स्टीमैच की पर्सनल प्रेफरेंस है आई थिंक उनकी, और उन्होंने लिस्टन क्लासो को जो सिमिलर लेफ्ट विंग पोजीशन पे खेलते हैं, उनको मौका दिया है। कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि लिस्टन उनकी टीम के लिए बेटर फिट हैं, बिकॉज फर्स्ट चॉइस आई थिंक राइट विंग पे चांगटे हैं, लेफ्ट विंग पे महेश हैं,
जो ईस्ट बंगाल के उनके टीममेट ही हैं नंदा कुमार के, बट आई थिंक लिस्टन को कहीं ना कहीं इसलिए उन्होंने प्रेफर किया है, मुझे लगता है कि लिस्टन फ्रंट थ्री में कहीं पे भी खेल सकते हैं, जी। यू नो। एंड एशिया कप में थोड़े अनलकी थे, फीवर हो गया था, वो ईगोस टीम मैच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात भी करी, तो हो सकता है कि ये पर्सनल चॉइस है कोच की बिटवीन लिस्टन एंड नंदा। ये नंदा इनफॉर्म है, अच्छे नंबर्स हैं, उनको लगता है कि उनकी टीम के लिए लिस्टन इस टाइम पे बेटर रहेंगे। तो आपको कई बार कोच की चॉइस को रिस्पेक्ट देना पड़ता, बिकॉज वो उनकी उनकी उन्होंने टीम खिलानी, राइट? फैंस ने जी। टीम नहीं खिलानी या मैंने टीम नहीं खिलानी, उनको लगता है कि लिस्टन उनकी टीम के लिए बेटर फिट है, तो उन्होंने लिस्टन को पिक किया है नंदा के ऊपर। बिल्कुल। एक थोड़ा सा हार्श क्वेश्चन, जो कि मेरे ख्याल से बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसका क्वेश्चन पूछने से भी एंड जवाब देने से भी थोड़ा बचते हैं, कि अगर सुनील छेत्री गलती से भी इंजर्ड हो जाते हैं तो उनका सब्स्टिट्यूट कौन होगा? ये तो देखो, इंजरी की बात तो छोड़ दीजिए, लॉन्ग टर्म ही सब लोग ये बात कर रहे हैं ऑलरेडी जी। इंडियन फुटबॉल में, दैट यू नो, मैं कतार में था, एशियन जर्नलिस्ट ये बात कर रहे हैं, हु इज नेक्स्ट आफ्टर सुनील छेत्री। इंडिया ने गोल नहीं मारा एशिया कप में, और छेत्री ने गोल नहीं मारा, उनका थर्ड एशिया कप था। उन्होंने, जब वो यंग छेत्री थे तब भी 2011 में गोल मारा, 2019 में गोल मारा, इस बार वो गोल नहीं मार पाए। तो ये तो ऑलरेडी एक लॉन्ग रनिंग क्वेश्चन है, हु इज आफ्टर सुनील छेत्री। नेक्स्ट सुनील छेत्री नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि जो भी नेक्स्ट होगा वो अपनी अपनी पहचान बनाएगा, अपनी खुद, क्योंकि छेत्री ने अपनी खुद की पहचान बनाई। वो नेक्स्ट आई.एम. विजयन नहीं बने, नेक्स्ट बैचिंग बुढ़े, और नेक्स्ट खुद फर्स्ट सुनील छेत्री बने। तो सेम हु इज आफ्टर सुनील छेत्री, एक क्वेश्चन बहुत लाजमी है, बिकॉज उनकी एज होती जा रही है, यू नो, फिट तो बहुत ज्यादा है वो, और द फिटेस्ट इंडियन फुटबॉलर है, और मैं बोलूँगा वन ऑफ द फिटेस्ट इंडियन एथलीट है इस टाइम पे, यू नो, इंडियन स्पोर्ट्स में। बट आपको कुछ रीसेंट टाइम में कुछ प्लेयर्स ने फॉर्म दिखाई है। विक्रम प्रताप एक नाम है, अभी उन्होंने एक हैट्रिक मारी है, सेकंड यंगेस्ट हैट्रिक स्कोरर बन चुके हैं आईएसएल में, इस सीजन पहली हैट्रिक उन्होंने इंडियन मारी है। एज अ पोचर खेल रहे हैं वो मुंबई सिटी एफसी के लिए, तो एज अ नंबर 9 नहीं खेल रहे, पोचर का रोल थोड़ा डिफरेंट होता है, काम है कहीं भी लूज अपॉर्चुनिटी मिले, गोल मारने की, लूज बॉल मिले, इसको गोल में कन्वर्ट करना, वही इन्होंने मुंबई सिटी एफसी के लिए सीजन किया है। उनके जो नए कोच आए मुंबई सिटी एफसी के, उन्होंने बहुत ट्रस्ट दिखाया है, और आई थिंक उसी की वजह से ईशान पंडिता के ऊपर आज विक्रम प्रताप को टीम में लिया गया, क्योंकि ईशान पंडिता ड्रॉप हो गए हैं, आप देखोगे टीम से, क्योंकि वो रेगुलर नहीं खेल रहे हैं केरला ब्लास्टर्स के लिए, और मैंने भी बोला था अपने शो में कि उनको शायद ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि नहीं खेल रहे हैं रेगुलर, राइट? आज विक्रम प्रताप के लिए फेयर नहीं होता अगर वो टीम से बाहर निकाल दिए जाते हैं। और देखिए आपको एक चीज, विक्रम प्रताप की एबिलिटी के ऊपर एक, मैं अगेन ये नहीं कह रहा हूँ कि छेत्री की रिप्लेसमेंट है, नेक्स्ट सुनील छेत्री है, उनका ट्रस्ट देखिए ईगोस टीम मैच का, कि वो अंडर 23 टीम के लिए एलिजिबल थे, वहां भी जा सकते थे, पर उनको सीनियर टीम में रखा गया है। तो ये भी दिखाता है कि भैया हम पे ज्यादा स्ट्राइकर्स है नहीं, तो जो भी है उनको कॉटन वूल में लपेट के रखना है कि इंजर्ड ना हो, इंक्लूडिंग सुनील छेत्री, जैसा आप कह रहे हो, तो उनको भी कॉटन वूल में लपेट के रखें, विक्रम को भी लपेट के रखें, और यू नो हमें गोल स्कोरर चाहिए, और उसमें आपको विक्रम प्रताप एक नाम है, मनवीर सिंह रेगुलरली इंडियन टीम के लिए खेलते आ रहे हैं, वो भी नाम है, कुछ यंगस्टर्स अभी आ रहे हैं, यू नो, बट यंगस्टर्स मैंने बहुत आते हुए देखे इंडियन फुटबॉल में, यू नो, वो लॉन्ग टर्म के लिए वो हार्डवर्क, वो परफॉर्मेंस दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, वो बड़ा सवाल है। यू नो, शॉर्ट पीरियड के लिए 2-2 साल के लिए बहुत यंगस्टर्स देखे हैं, जी। यू नो, एंड वो यंगस्टर्स फिर 2-3 साल खेलते हैं फिर गायब हो जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता किसी का नाम लूँ और फिर वो उनके ऊपर प्रेशर बने। और आई थिंक विक्रम प्रताप की फॉर्म ईगोस टीम मैच के लिए और इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए बहुत अच्छी है, देखते हैं कि क्या वो ये फॉर्म रेप्लिकेट कर पाएंगे सीनियर टीम में, कंसीडरिंग उन्होंने इंडियन यूथ टीम्स में भी रेगुलर गोल मारे हैं जब भी उनको मौका मिला था यूथ टीम्स में खेलने का। बिल्कुल। तो एक आखिरी सवाल पूछूंगा, जो मेरे ख्याल से बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनका भी ये जवाब जरूर बनता होगा, कि भाई जो आभा स्टेडियम है वो 2270 मीटर्स हाइट पे, तो क्या इंडिया के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन है? ये सबके लिए चैलेंजिंग सिचुएशन है। एक गेम और है, आप देखोगे, मेरे हिसाब से अर्जेंटीना का गेम हुआ था, आई थिंक बुलोवाई के अगेंस्ट था, कोई एक मैच था वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स अर्जेंटीना का, उनके अपने कॉन्टिनेंट, मतलब अपने कॉन्टिनेंटल लेवल पे मैच था, वो भी हाई एल्टीट्यूड गेम था, और उसमें अर्जेंटीना स्ट्रगल करी थी। हर टीम स्ट्रगल करती है जैसी कंडीशंस होती हैं। मेजर पॉइंट हाई एल्टीट्यूड से ज़्यादा फ्लाइट्स का इशू है, 3 बार फ्लाइट बदलनी पड़ रही है इंडियन प्लेयर्स को, अलग अलग बैचेस में प्लेयर पहुंच रहे हैं, अभी आईएसएल गेम्स हैं, गोवा बैंगलोर के प्लेयर यू नो लेटर जा रहे हैं, तो बहुत बहुत यू नो हॉच पॉच है इन टर्म्स ऑफ आपका लॉजिस्टिक इश्यूज बहुत ज़्यादा है। फिर से ऊपर से आपके प्रेसिडेंट हैं जो पहले अनाउंस कर देते हैं कि भैया मैं चार्टर्ड प्लेन रन कर रहा हूँ, हम चार्टर्ड प्लेन में टीम को भेजेंगे, इससे टीम को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, और फिर जब चार्टर्ड प्लेन लाने की बात है तो चार्टर्ड प्लेन नहीं अरेंज हो पाया जी। तो आपने पहले अनाउंस गलत कर दिया। तो इससे भी ना प्लेयर को भी, मुझे लगता है कोचिंग स्टाफ को भी उन्होंने प्लान कर दिया होगा बेचारा अपना ट्रेनिंग सेशंस, ओ हम तो डायरेक्ट फ्लाइट से जा रहे हैं, हमने ट्रेनिंग सेशन उन्होंने प्लान कर दिया, अब पता चला डायरेक्ट फ्लाइट नहीं हो पाई, चार्टर्ड नहीं हो पाया, तो अब उनको कनेक्टिंग फ्लाइट से जाना पड़ रहा है। तो वो एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपको क्लेमेटाइज होने का मौका नहीं मिलता है, आप जो लेट पहुंचोगे ट्रेनिंग कम से करने का मौका मिलेगा। अगर इंडियन टीम को मेजॉरिटी प्लेयर्स को 2 या 3 ट्रेनिंग सेशन मिल जाते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा कम इशू हो सकता है, बिकॉज क्वालिटी का भी फर्क पड़ता है ना। आपकी जो प्लेयर्स हैं हमारे अगर हायर क्वालिटी के हैं तो कई बार कंडीशंस
मैटर करती है, पर हमारी क्वालिटी अच्छी है तो यार क्या पता हम क्वालिटी की वजह से डोमिनेट कर लें। और आई थिंक इसीलिए काफ़ी लोग तो ये भी कह रहे थे कि क्या पता इंडिया ड्रॉ लेके आए तो वो भी ठीक हो। मैं ये चाहता हूँ इंडियन टीम को विन के लिए जाना चाहिए। आई विल बी बिट सैड अगर हम 4 पॉइंट से इन 2 मैचेस में, बैक टू बैक गेम्स हैं अफगानिस्तान में, मुझे लगता है इंडिया को 6 पॉइंट्स का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, क्योंकि कुवैत के अगेंस्ट जो मैच है, कुवैत कुछ भी कर सकता है इन टर्म्स ऑफ बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पीछे बिहाइंड द सीन में, वो बाद में बात कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि इंडिया को अपनी जो क्वालिफिकेशन है अपने हाथ में रखनी चाहिए, क्योंकि आप सेकंड फिनिश करते हो आप डायरेक्ट एशिया कप के लिए जाओगे, और पहली बार हिस्ट्री में इंडिया वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के राउंड 3 जाएगी, तो एक हिस्ट्री भी क्रिएट होगी। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इंडिया को जीत के लिए जाना चाहिए, जीत से कम कुछ नहीं। अगर आप ड्रॉ की सोचोगे ना शायद आप हार जाओगे, जीतोगे जीत की सोचोगे कम से कम ड्रॉ तो लेके आओगे बेयर मिनिमम। तो ये मेरा मानना है। और आई थिंक एक क्विकली अगर आप देख लें रैप अप करने से पहले आयुष की प्रेडिक्टेड लाइनअप क्या हो सकती है इंडिया की, आई थिंक गुरप्रीत मुझे लगता है गोल पे ही रहेंगे। एशिया कप में उन्होंने गलती जरूर की कुछ गोल्स के लिए, और फॉर्म भी उनकी थोड़ी खराब चल रही है, बेंगलुरु एफसी से साथ थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। बट अमिंदर जब भी मुझे उन पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया जब भी उन्होंने इंडिया के लिए खेला अमिंदर ने। आई थिंक ग्रुप क्योंकि बड़ा मैच है, मैं स्टेबल टीम के साथ जाऊंगा, मैं कोई डेब्यू हैंड आउट नहीं करूंगा किसी को। तो विशाल के तो ऑप्शन जरूर है, बट क्या अभी उन्होंने इंडिया के लिए रेगुलरली खेला नहीं है, तो मुझे लगता है ईगोर मैच बड़े मैच में उनको स्ट्रेट में चांस देगा। तो गुरप्रीत गोल पे आपको देखेंगे। आई थिंक निखिल पुजारी एक प्लेयर था कि मुझे पोजीशन थी, मुझे लगता था इंडिया को बेटर राइट बैक लाना चाहिए, हमें जरूर टीम में आए हैं, बट कंसीडरिंग एशिया कप में टेक्निकली बताऊंगा कि इंडिया की जो बैक फोर थी सबकी पासिंग परसेंटेज 85-90 के आसपास थी, उससे ऊपर थी। निखिल पुजारी इसकी 70s में रहती है, तो रिस्क जरूर लेता है ये प्लेयर, बट थोड़ा सा पोजीशन लूज भी करता है, बट वो मुझे लगता है टीम में बने रहेंगे निखिल पुजारी। मैं सुभाशीष बोस, राहुल बेके और आकाश मिश्रा की बैकलाइन रखूंगा। आई थिंक साथ में अपूया टीम के जो नंबर 6 रहेंगे। और आई थिंक अब सवाल ये आ रहा है कि जिक्सन खेलेंगे, थापा खेलेंगे, सुरेश खेलेंगे। आई थिंक जिक्सन आपको वो फिजिकल एबिलिटी देंगे अफगानिस्तान के प्लेयर्स के अगेंस्ट, उनका मैं कम बैक कराऊंगा प्लेइंग 11 में। नंबर 10 आपके सहल रहेंगे, एक विंग पे मैं महेश को खिलाऊंगा, एक विंग पे चांगटे। अप फ्रंट रहेंगे मैं इस गेम में अप फ्रंट खिलाऊंगा विक्रम प्रताप या मनवीर सिंह को। रीजन है हाई एल्टीट्यूड गेम है, बिल्कुल आपका स्टेमिना कॉल होगा, आपको सुनील छेत्री जो आपको क्या पता बेंच से ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट कर पाए इंस्टेड ऑफ स्टार्ट। तो एक ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है कि थोड़ा सा जो हम कह रहे थे अब आपको प्रिपेयर करना चालू कर देना चाहिए। और ये अब अगर अभी नहीं करोगे आप, इन 2 अफगानिस्तान मैच है, फिर अगला कुवैत से है वो डू और डाई है, फिर कतार से है वो डू और डाई, मतलब वो बड़ी टीम है तो हम बेस्ट प्लेयर खिला वहाँ क्षेत्र को आप खिलाना चाहोगे। तो आई थिंक ये मौका है, आप धीरे धीरे इंटीग्रेट कर सकते हो जो भी आप सोचते हो कि नेक्स्ट है। मनवीर को आपको लगता है या विक्रम लगते हैं या आपको लिस्टन लगते हैं, जो भी लगता है आप उनको शायद इस मैच में कंसीडरिंग सिचुएशन ऐसी है, मुझे लगता है कि छेत्री को बेंच से 60 मिनट में ज़्यादा ला के ज़्यादा इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस दे सकते हैं। चलिए, तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा कवर कर लिया हमने इस वीडियो में। 22 तारीख इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 12:30 बजे 12:23 हो जाएगा, बाय द वे डेट 23 हो जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि रमजान 22 हो जाएगी, 22 हो जाएगी। 21 की मिडनाइट आपको ये मैच देखने को, रात को 12:30 बजे मैच है। तो पहली बार आई थिंक इंडियन टीम, मुझे तो नहीं लगता कभी लास्ट टाइम इंडिया ने मिडनाइट खेला था, तो ये ना वो चीज़ है। लेकिन अगला जो मैच होगा 26 को, वो हमारा होम मैच होगा, हम होम एंजॉय करेंगे। दोनों ही मैचेस के लिए लाइव जुड़ जाएंगे, डेस्टिनेशन होगा आपका खेलना और टीवी। लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब इस वीडियो को और खेलना और टीवी के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को करना ना भूलिएगा।